अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? राउल्स लॉ है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहा इम्पोर्टेंट, प्लस आपके एमकेट, ईकेट, एनईडी कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देंगे तो लाजमी इसके एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। तो सीख ले क्या है, पेपर के लिए भी सीख ले, एमसीक्यूज के लिए भी सीख ले। और सबसे पहले तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, किसने ये लॉ प्रेजेंट किया है? तो प्रेजेंटेड बाय फ्रेंच केमिस्ट एफ एम राउल्स इन 1887। इसके बाद उसने किया क्या है, मतलब हर साइंटिस्ट कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? ही डिस्कवर्ड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है प्लस वेपर प्रेशर, उन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो किसने डिस्कवर किया है? राउल्स ने, एफ एम राउल्स ने डिस्कवर किया है। अगेन बता रहा हूँ, कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है कि उसने रिलेशन प्रेजेंट किया है बिटवीन, या डिस्कवर किया है बिटवीन वेपर प्रेशर प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर इससे पहले चैप्टर नंबर 5 में, मतलब फिजिकल स्टेट में, हम इंतहाई डिटेल में पढ़ चुके थे कि मतलब ये वो प्रेशर है जो एग्जर्ट करते हैं कौन? वेपर्स। किस चीज पे? लिक्विड के सरफेस पे। लिक्विड के सरफेस के ऊपर वेपर्स जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो उस वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन किसने प्रेजेंट किया? एफ एम राउल्ट ने प्रेजेंट किया है। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए कि वेपर प्रेशर प्लस कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन के हैं। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद इसका है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट एक नहीं, यहाँ पे 3 गिवन है, आप लोगों ने तीनों सीखने हैं। तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से कोई भी पूछ सकते हैं। पहला क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस when a non-volatile solute is dissolved in solvent, अगर हम ऐसा कर ले एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, वोलेटाइल सॉल्वेंट में या नॉर्मल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर ले, तो फिर क्या होगा? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो क्या असर पड़ेगा सॉल्वेंट के ऊपर, तो वो सीख ले। When a non-volatile solute is dissolved in solvent, तो क्या होगा? The vapor pressure of the solution, solution का जो वेपर प्रेशर है ना, वो किस चीज को? is directly proportional to the mole fraction of solvent। सॉल्यूशन का क्या? वेपर प्रेशर, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस चीज को? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को। अगर सॉल्वेंट का मतलब उस सॉल्वेंट का अमाउंट या उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। और अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हमारे पास कम है सॉल्यूट के कंपैरिजन में, तो फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम होगा। दो रिलेशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये भूल गए तो पूरा सब कुछ उल्टा सीधा लिख देंगे। तो ये कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये इन दोनों का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है। तो यहाँ मैंने सिंपल लिख दिए है, अब आगे मैथमेटिकल फॉर्म हुए मुश्किल नहीं होगा। सॉल्यूशन को आपको P से डिनोट कर दिया आप लोगों ने, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को आपने x1 से डिनोट कर दिया, सिंपल सी बात। इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट लगा लूंगा। क्या कर लूंगा? कांस्टेंट लगा दूंगा। तो जो कांस्टेंट मैंने लगा दिया, अब P बराबर हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी, उस सिंबल को हटा के मैंने ये लगा लिया। अब ये लगाने के बाद वो तो कांस्टेंट आया, तो हमारे पास आया P इज इक्वल टू P नॉट और x1। P इज इक्वल टू P नॉट x1, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। P इज इक्वल टू P नॉट x1 राउंड का मैथमेटिकल फॉर्म है, लेकिन पहले स्टेटमेंट का, दूसरे तीसरे का अलग अलग होगा आप लोग याद। अब ये P नॉट क्या चीज है? जिस तरह न्यूटन के लॉज में हर जगह पे कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, कूलम्स लॉ और जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हर जगह पे कोई ना कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी उसने कांस्टेंट यूज किया था। कांस्टेंट कौन सा है? P नॉट है। अब ये P नॉट क्या चीज है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये तो सबको पता है। इसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट को डिनोट करता है P नॉट। पेवर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिनोट करते हैं। अगर ये इसका अमाउंट ज्यादा है तो ये भी ज्यादा, अगर इसका अमाउंट कम है तो ये भी कम। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए।
इसके बाद इसका सेकंड फॉर्म, इससे पिछले लेक्चर अगर आप लोग वो सुनेंगे मोल फ्रैक्शन का, हम पढ़ चुके थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट जो है वो बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हम इस तरह पढ़ चुके थे ना, या ये कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x मतलब सो ऑन, ये बराबर होगा 1 का। अब यहाँ पे मैंने बाइनरी सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूट है दूसरा सॉलिड है, मैंने बाइनरी सोल्यूशन लिया है तो x1 प्लस x2 बराबर हो जाएगा 1 का। मुश्किल नहीं है, पिछले लेक्चर का वो है x1 प्लस x2 बराबर है 1 का। अगर यहाँ पे 10 आ गए ना x3 x4 x5 x10 तो भी तब भी ये यूनिटी का इक्वल होगा, कल हम इंतहाई डिटेल में पढ़ चुके थे। अब ये वहां से हमने लिख दिया है। इसके बाद कि मैं क्या कर लूंगा, मैं x1 को मैं अलग करके छोड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा x2 को मैं इस साइड पर ट्रांसफर कर लूंगा। यहाँ पे इसका सिंबल प्लस है, इसको साइड ट्रांसफर करूंगा तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस x2 का इक्वल हो जाएगा। x1 बराबर है 1 माइनस x2 का। अब x1 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में x1 की वैल्यू पुट कर ले, कंफ्यूज नहीं होना और जो सुनिए वरना नहीं सीख पाएंगे आप लोग। अब इसी इक्वेशन में मैं x1 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। x1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x है ना, तो नीचे देख ले p बराबर है p नॉट और x1 की बजाय मैंने 1 माइनस x2 लिख दिया है यहां तक। इसके बाद में क्या कर लूंगा, ये p नॉट इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है तो p नॉट हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो p नॉट और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो p नॉट और x2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे p बराबर हो गया p नॉट माइनस p नॉट x2। अब ये कहां से आया, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, p वो तो अपनी जगह पे आया, ये कहां से आया तो मैंने 1 और p नॉट को मल्टीप्लाई कर लिया। ये कहां से आया, ये तो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास ये आ गया। इसके बाद मैं क्या कर लूंगा, इस p नॉट को मैं इस साइड पर ट्रांसफर कर लेता हूँ। जब इस साइड ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पे इसका सिंबल है प्लस, प्लस साइन है इसका, इस साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो p माइनस p नॉट हो जाएगा। तो p माइनस p नॉट बराबर है किस चीज का, माइनस, यहाँ पे माइनस था तो माइनस ही छोड़ देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे प्लस में था इस साइड पे लाया तो ये माइनस में हो गया और यहाँ तो माइनस सिंबल पहले से ही मौजूद है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, जब मैंने कर दिया इसके बाद मैं ऐसा कर लूंगा कि इक्वेशन को मैं कर लूंगा अरेंज, यू आया ना। अब p नॉट को मैं पहले लगा लूंगा क्योंकि यहाँ पे माइनस सिंबल है ना, तो माइनस सिंबल को खत्म करने के लिए मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैं यहां से भी माइनस कॉमन ले लूं, क्या कर लूं माइनस में कॉमन ले लूं। तो जब माइनस कॉमन लेंगे यहां से माइनस जो है वो कॉमन ले ले, जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो इस तरह हो जाएगा कि माइनस p और प्लस p नॉट, माइनस मैंने यहां से भी निकाल दिया, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो माइनस आ गया, इज इक्वल टू व्हाट माइनस p x2 p नॉट x2 का इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अगला, ये यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस को मैंने काट दिया किस चीज के साथ, माइनस के साथ, माइनस को मैंने माइनस के साथ काट दिया। अब क्या बचता है, प्लस p नॉट है माइनस p है और वो तो साइड वो उसका वो तो आसान हो गया। तो अब ये प्लस का बेहतर है कि प्लस वाले को पहले लिख ले माइनस वाले को बाद में लिख ले। तो ये आप लोग देख ले, p नॉट को मैंने पहले लिखा है, माइनस p को बाद में और px2 को मैंने यहाँ कर दिया है। तो ये भी आप लोग का सही है, आप लोग यहाँ तक कर ले, यहाँ तक नहीं तो आप लोग इस तरह कर ले कि p नॉट माइनस p बराबर है क्या, इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, चेंज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो p नॉट माइनस p बराबर है किस चीज का, डेल p का इक्वल है, किस चीज का इक्वल है, डेल p, चेंज इन वेपर प्रेशर का इक्वल है। तो ये बाकी इसको तो सेम रख ले, सिर्फ इसको p नॉट माइनस p की बजाय आप लोग डेल p लगा ले। जब ऐसा करेंगे तो फिर ये इसका इक्वल हो जाएगा। फिर आप लोगों ने बताना है कि ये जो डेल p है या जो p नॉट माइनस p है ये किस चीज का इक्वल है, इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ फेवर सॉल्वेंट ड्यू टू सॉल्यूट। ये क्या चीज है, डेल p या p नॉट माइनस p क्या चीज है,
ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। किस चीज के वेपर प्रेशर में लोअरिंग आएगा, किस चीज के वेपर प्रेशर में डिडक्शन आएगा? तो पहले से मौजूद था सॉल्वेंट, उसमें मैंने ऐड किया है सॉल्यूट। तो आप लोग के माइंड में होना चाहिए कि ये डिडक्शन या जो डिक्रीज है ये किस में आएगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में आएगा, क्योंकि उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेल पी बराबर है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट ड्यू टू सॉल्यूट की वजह से उसमें जो चेंज आ रहा है ये। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको वर्डिंग फॉर्म में कन्वर्ट, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है, तो हम लिख देंगे कि ये जो डेल पी जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज को, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, ये डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। आप लोग को ये होना चाहिए यार। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कैसे, ये पी नॉट है, यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो अगर मैं यू कर लूं ऐसे, ये वाला, बल्कि ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा कि डेल पी बराबर हो जाएगा किस चीज का, या ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा x2 को। हमारे पास ये इस तरह, क्योंकि डेल पी नॉट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह पे मैंने वापस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लिख दिया। तो मैं इस तरह इसको लिख सकता हूँ कि जो चेंज आया है या जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज आया है, ये किस चीज को प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में ज्यादा डिक्रीज आएगा। और अगर x2 की वैल्यू कम है, नंबर ऑफ मोल जब सॉल्यूट, मतलब हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट का, तो फिर इसमें चेंज जो है वो कम आएगा। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है कि अगर मैं इस तरह कर लूं, इस तरह कि डेल पी डिवाइड बाय पी नॉट कर लूं। पी नॉट के किस चीज का है, ये यहाँ पे बता दिया आप लोगों को कि वेपर प्रेशर ऑफ पेपर सॉल्वेंट है। डेल पी क्या चीज है, डेल पी जो है ये है रिलेटिव, सॉरी ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ पेपर सॉल्वेंट, दोनों का जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगेन बता रहा हूं, डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये किस चीज का इक्वल है, देखिए वी नो दैट, ये तो हमें पता है, ये तो हमने डेराइव कर लिया है कि डेल पी बराबर है पी नॉट और x2 का इक्वल है। तो अब मैं क्या कर लूंगा, पी नॉट को मैं इस साइड पर ट्रांसफर कर लूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल सी बात कि डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, और ये बराबर हो जाएगा किस चीज का, x2 का इक्वल हो जाएगा। अब डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट या पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, और ये किस चीज का इक्वल है, किस चीज का इक्वल है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, x2 है ना, तो x2 तो सॉल्यूट का है, तो आप लोग लिख देंगे स्टेट दैट रिलेटिव लोअरिंग डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये इसका तीसरा स्टेटमेंट है। इसके बाद यहां तक आप लोग का ना ये खत्म हो जाता है। अगर इनके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग जो है यहां तक कर ले, काफी होगा आप लोग का। यहां तक अगर आप लोग करेंगे ना तो आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग में आए तो फिर आप लोग इसका पूरा डेरिवेशन। आइए इससे रिलेटेड कुछ इसके एप्लीकेशंस भी प्लस इससे रिलेटेड कुछ एमकेट के एमसीक्यू सीख लेते हैं। राउल्स लॉ के एप्लीकेशन है प्लस साथ में कुछ एमसीक्यूज जो पेपर के लिए या टेस्ट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले कि जो सोल्यूशन हम तैयार करते हैं ना वो वोलेटाइल सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का हम तैयार करते हैं। हालांकि सॉल्वेंट उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, अगर जो सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, वो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर में आसानी से नहीं कन्वर्ट होते, जबकि सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है, वो इजीली कन्वर्ट होते हैं। तो जो सोल्यूशन हम तैयार करते हैं वो वोलेटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का हम तैयार करते हैं। और सॉल्यूट हैज वेपर प्रेशर लेस देन पेपर सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन है ना
जो सोल्यूशन मैंने तैयार कर दिया है उसका वेपर प्रेशर कम होगा पेपर सॉल्वेंट से। उसका रीजन आप लोग को यहाँ पे मिल गया कि सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है, सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। तो जब एक वोलेटाइल चीज हो दूसरा नॉन वोलेटाइल हो, उन दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो उससे क्या होगा कि दूसरा उसके मतलब उसके वेपोराइजेशन के रेट में भी डिक्रीज आ जाएगा। तो जब डिक्रीज आ जाए तो इसका मतलब कि जो आपने सोल्यूशन बना लिया उसका वेपर प्रेशर पेपर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो आप लोग के एमसीक्यूज के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद राउल्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस है। तो राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर बाइनरी, टर्नरी एंड सो ऑन। बाइनरी मतलब जिसमें एक सोल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, बाई का मतलब दो। बाइनरी मतलब जिसमें सिर्फ दो एक सोल्यूट हो दूसरा सॉल्वेंट हो, तो उस सोल्यूशन को हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। टर्नरी जिसमें तीन कंपोनेंट्स हो, कितने तीन कंपोनेंट्स हो, दो सोल्यूट्स हो एक सॉल्वेंट हो। एंड मल्टी कंपोनेंट जिसमें मतलब सॉल्वेंट सोल्यूट जो है वो ज्यादा हो, फिर वो दो से भी बढ़ जाए तो उसको मल्टी कम आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो जो राउल्ट्स लॉ है एप्लीकेबल है सबके लिए, सही है। इसके बाद लिक्विड मस्ट बी सिमिलर। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लिक्विड्स वोलेटाइल सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो आप मिक्स कर रहे हैं ना उसके लिए क्या होना लाजमी है, क्या शर्त है उसके लिए, या ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। तो लिक्विड्स मस्ट हैव सिमिलर ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, मतलब दोनों लिक्विड तो या तो पोलर होंगे या दोनों जो है नॉन पोलर होंगे। सिमिलर ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी का मतलब कि दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, दोनों या तो पोलर दोनों या तो नॉन पोलर। ऐसा नहीं कि एक पोलर दूसरा नॉन पोलर उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके टिकट में आ जाए कि किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो चार ग्रुप्स केबिन होंगे, एक में जो है पोलर होगा और नॉन पोलर, बाकी सब में पोलर पोलर होंगे ग्रुप्स। तो आप लोगों ने देखना है कि किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पोलर और नॉन पोलर अगर इसका आपने सोल्यूशन बना लिया तो एप्लीकेबल उसके लिए नहीं, क्योंकि सोल्यूशन ही नहीं बनता। अगर किसके लिए एप्लीकेबल है तो जब एक पोलर है दूसरा भी पोलर है, या एक नॉन पोलर है दूसरा भी नॉन पोलर है, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर नेचर सेम हो तो फिर एप्लीकेबल है। अच्छा सिमिलर ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी के बाद जो है कि साइज भी मॉलिक्यूलर साइज भी सेम होना चाहिए। एक जो है मैं ले लूं वाटर को और साथ में जो है कोई बड़ा मॉलिक्यूल ले लूं, तो ऐसा भी पॉसिबल ला एप्लीकेबल उसके लिए नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी का भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, प्लस साइजेस भी दोनों के सेम होनी चाहिए। इसके बाद पार्शियल प्रेशर, पार्शियल का मतलब हाफ, मतलब कोई हिस्सा, मतलब टोटल प्रेशर नहीं कह रहे। टोटल प्रेशर जो है अगर 10 कंपोनेंट है तो कंपोनेंट ए के प्रेशर को उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं, बी के कंपोनेंट को उसका वेपर प्रेशर कहते हैं, या उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो पार्शियल प्रेशर है ना हर एक कंपोनेंट का ये बराबर होगा, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ पेवर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पेवर कंपोनेंट के क्या वेपर प्रेशर ऑफ पेवर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब जिसका आप पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ पेवर कंपोनेंट। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हासिल कर लेते पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए या बी या सी या जो भी कंपोनेंट हुआ। तो मैथमेटिकली पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स ए। पी बी तो बराबर हो जाएगा पी नॉट बी और एक्स बी का इक्वल हो जाएगा पी सी, अगर तीसरा भी कंपोनेंट है तो पी बी पी सी पी नॉट सी और एक्स सी ए से सारे। अब टोटल वेपर प्रेशर किस चीज का इक्वल होगा, तो पी ए है पी बी है पी सी है पी 10 तक है, मतलब वाटर पी जेड तक है। तो टोटल वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा पी ए पी बी पी सी एंड सो ऑन, पी टी का मतलब टोटल वेपर प्रेशर। इसके बाद आइडियल लॉ राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसका आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ। अब आइडियल सॉल्यूशंस कौन से हैं, जिसका डेल एच और डेल वी वो जीरो का इक्वल हो। ऐसे सॉल्यूशन जिसका डेल एच और डेल वी वो जीरो का इक्वल हो तो वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है। अगर
ये और ये इनमें से कोई भी जीरो का इक्वल नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो आइडियल सोल्यूशन नहीं है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडियल सोल्यूशन तो राउट्स ला ओबे करते हैं। एक एमसीक्यूज दूसरा कि आइडियल सोल्यूशन का डेल एच और डेल वी जीरो के इक्वल होंगे। अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन हुए तो वो ओबे नहीं करेंगे राउट्स ला को और उसका डेल एच और डेल वी जीरो का इक्वल नहीं होगा। मोस्ट सोल्यूशन कैन नॉट ओबे। फॉर एग्जांपल कि मैंने मिक्स कर दिया किस चीज को, प्रोपानोल को मैंने वाटर के साथ मिक्स कर दिया तो प्रोपानोल भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, लेकिन वाटर का मास है 18, प्रोपानोल का मास क्या है, उसमें 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और साथ में जो है 12 हाइड्रोजन है, तो उसका मास मालूम कर ले। तो मास में कंपैरिजन ही नहीं है, एक इतना बड़ा और दूसरा इतना छोटा सा, तो कैसे आप कंपेयर करेंगे साइज को। आल्दो दोनों पोलर है लेकिन साइज सेम नहीं है। ब्यूटानोल प्लस वाटर तो भी सेम तो नहीं है ना, पोलर तो हो गए लेकिन सेम नहीं है। अब इस तरह हो गया कि एक मैंने ले लिया है CH4 मीथेन ले लिया और दूसरा जो है वो मैंने एंथ्रासीन या कोई दूसरा नॉन पोलर बड़ा सा मॉलिक्यूल मैंने ले लिया। तो आल तो दोनों नॉन पोलर है लेकिन साइज कंपेरेबल नहीं है, तो कंपैरिजन साइज भी सेम होना चाहिए तकरीबन तकरीबन, और साइज के अलावा कि उसकी पोलैरिटी भी दोनों या तो नॉन पोलर होनी चाहिए, दोनों जो है या पोलर होनी चाहिए आपके पास। मोस्ट सोल्यूशन कैन नॉट ओबेज राउट लॉ। उसका रीजन ये है कि वही ऊपर वाला, बिकॉज साइजेस एंड पोलैरिटी जो है वो कंपेरेबल नहीं होते। तो एक दो एग्जांपल मैंने दे दिया। कॉमन लाइफ में हम जितने भी सॉल्यूशंस तैयार करते हैं तो उसका ये भी जीरो का इक्वल जो है नहीं आता। इसके अलावा कि वो पोलैरिटी और साइज का भी मसला होता है। तो आपके 99% जो सॉल्यूशन है ना वो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, वो आइडियल ही नहीं होते। और बिकॉज ऑफ solution will not be solution will be non ideal। solution non ideal कब होगा, अगर डेल v और डेल h वो जीरो का इक्वल ना हो तो solution will be non ideal। अब एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो फॉर आइडियल सोल्यूशन, सॉल्यूट का जो सॉल्यूट के साथ अट्रैक्शन है इंतहाई डिटेल में ये हम पढ़ चुके हैं। सॉल्यूट का जो सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन है, सॉल्यूट का जो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट का जो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन है, अगर ये तीनों आपस में सेम हो गए, मतलब ये इसका इक्वल ये इसका इक्वल, तो सोल्यूशन विल बी आइडियल। अगर इस तरह नहीं हुआ, मतलब इस तरह आया कि ये इसका इक्वल नहीं हुआ या ये इसका इक्वल नहीं हुआ या ये इसका इक्वल नहीं हुआ, तो सोल्यूशन हमारा नॉन आइडियल कंसीडर होगा। तो आपके एमसीक्यूज के लिए हर पॉइंट जो है आपका, अगर आप एमकेट या ईकेट या उसके पास पेपर उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आइडियल सोल्यूशन पे ला इट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशंस। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आइडियल सोल्यूशन है ना वो किसी भी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर आप लो रख ले हाई रख ले या कंसंट्रेशन आप बढ़ा ले कम कर ले, तो वो राउल्स लॉ को ओबे करेंगे, याद होना चाहिए आप लोग को। बेंजीन, अच्छा फिर कुछ एग्जांपल है कि ये आपके राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, तो आप लोग देख ले, कॉमन सेंस को यूज कर ले और इसी के बेस पे आप फिर एमकेट में डिसाइड कर ले कि कैसे जो है ये एमसीक्यू जो सही है। बेंजीन, टॉल्यूइन और मिथानॉल इथेनॉल कैन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, या वो जो है आइडियल सोल्यूशन बना सकते हैं। उसका रीजन ये है कि मिथानॉल इथेनॉल के मास में इतना, पोलैरिटी में इतना वो नहीं है, तकरीबन तकरीबन सेम पोलर है, और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों एक दूसरे के साथ बना सकते हैं और साइजेस भी इतने बड़े एक दूसरे से नहीं है। इसी तरह बेंजीन और टॉल्यूइन का अगर आप लोग देखेंगे तो भी तकरीबन तकरीबन सेम आते हैं, उस दोनों नॉन पोलर है और दोनों जो है साइजेस भी तकरीबन कंपेरेबल है। बेंजीन हो गया ये आपका क्या, बेंजीन, और ये आपका हो गया क्या, जब हम इसके साथ क्या ऐड करते हैं, CH3 ऐड करते हैं, तो ये आपका बन जाता है टॉल्यूइन। तो तकरीबन मास या साइज दोनों के कंपेरेबल है और दोनों नॉन पोलर भी है, तो आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। इसको देखे, मिथानॉल का फॉर्मूला है CH3OH और इथेनॉल का क्या फॉर्मूला है C2H5 और OH। अब ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं, सिमिलर ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी भी है, साइज भी तकरीबन कंपेरेबल है, तो ये जो है आइडियल सोल्यूशन बना सकते हैं। काफी सारे एमसीक्यूज बता दिए, फिर भी अगर कोई मसला हो तो लास्ट में पूछ ले और जो है इसको बार बार सुन ले और बार बार जो है ये
जो है इसका प्रैक्टिस कर ले। इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो कि कैट या पेपर के में आ जाते हैं, इंशाल्लाह वो भी इसका प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज।